लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेक्स्ट जेआर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अतः आप ये अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से हमारे हिस्ट्री की दो पुस्तकें चल रही थी, जिसमें एक नाथ पब्लिकेशन की थ्योरी की बुक और एक ऑब्जेक्टिव बुक जो रवि कुलरिया सर की पुस्तकें थी, जो अलग अलग पार्ट में आई है। इसमें हमने होली से पहले नाथ पब्लिकेशन की बुक का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसमें आधुनिक का पार्ट बचा था। जो रवि कुलरिया सर की पुस्तक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसमें एक दो चैप्टर बचे थे होली तक, जो हमने होली के पश्चात कंप्लीट कर लिए। वो अभी 2 दिन पहले ही बुक पूरी हो चुकी है। उससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री की बुक भी कंप्लीट कर ली थी। आधुनिक भारतीय इतिहास की बुक रवि कुलरिया सर की अभी तक आई नहीं है। सर ने 10 अप्रैल का बोल रखा है, तो 10 अप्रैल तक जैसी आएगी तो उसे भी शुरू कर देंगे। और अभी रवि कुलरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ जो चल रही है, दोपहर में 12:15 बजे उसकी क्लास अपलोड होती है। तो नाथ पब्लिकेशन की बुक का जो आधुनिक भारतीय इतिहास का भाग बचा हुआ था, उसे हम आज शुरू करते हैं। अब रोजाना इसी बुक के क्लासेस आएगी, क्योंकि पहले एक दिन इस बुक के आता था और दूसरे दिन है जो रवि कुलरिया सर की ऑब्जेक्टिव बुक आता था। तो अब सर की ऑब्जेक्टिव बुक आ नहीं रखी है, तो कंटिन्यू इसी बुक के क्लासेस लगाएंगे। तब तक सर की ऑब्जेक्टिव बुक आ जाएगी, उसे पहले पहले इसे कंप्लीट कर लेंगे और फिर है जो उस ऑब्जेक्टिव बुक की क्लासेस शुरू कर देंगे। तो करते हैं आज की इस क्लास को शुरू। नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास, अ, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट। आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नए स्वतंत्र राज्यों का उदय। नए स्वतंत्र राज्यों का उदय। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इनमें से अवध, हैदराबाद, बंगाल का उदय मुगल सूबेदारों द्वारा हुआ, अतः इन्हें उत्तराधिकारी वाले राज्य कहा जाता है। वहीं मराठा, अफगान, जाट, पंजाब, मैसूर जैसे राज्यों का उदय स्थानीय जमींदारों, सरदारों, किसानों के विद्रोह के फलस्वरूप हुए थे। अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक भाग है, जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। अवध की प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी, जिसे आसफुद्दौला लखनऊ ले गया। अवध के नवाब ईरान के शिया वंशज के थे। बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था, बक्सर के युद्ध में अवध की हार के बाद इलाहाबाद और कड़ा जिला मुगल सम्राट को देने पड़े, किंतु बाद में 1773 ईस्वी की बनारस की संधि द्वारा इलाहाबाद व कड़ा जिला वापस 50 लाख में खरीदा। रूहेलों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करने पर 1773 ईस्वी में रुहेलखंड का क्षेत्र अवध में अब मिला दिया गया। 1775 ईस्वी की फैजाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अवध के नवाब से बनारस ले लिया। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1902 ईस्वी में आगरा और अवध के प्रांतों को मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया गया, जो बाद में उत्तर प्रदेश बना। अवध के साम्राज्य की सीमा पश्चिम में कनौज से लेकर पूर्व में कर्नासा नदी तक विस्तृत थी। इस प्रकार यह मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य बफर स्टेट के रूप में विस्तृत था। शहादत अली 1722 से 1739, इसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1722 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के समय इसके समय में राजधानी फैजाबाद थी। साल भर अवध के स्थानीय राजाओं और सरदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के उपलक्ष्य में मोहम्मद शाह ने इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। 1723 ईस्वी में इसने बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, चुनार को जीतकर अवध में शामिल कर दिया। सादत खान ने 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। उसने उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाकर उनकी हालत को बेहतर बनाया।
1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की तरफ से लड़ा, किंतु बंदी बना लिया गया। सआदत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और 20 करोड़ रुपए मिलने का विश्वास दिलाया। जब उसे वह धन मांगा गया तो उसने 1739 में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात सफदरजंग, जो 1739 से 1754 तक अवध का नवाब रहा, सादत खां का कोई पुत्र न था, अतः उसका भतीजा एवं दामाद अब्दुल मंसूर खां सफदरजंग के नाम से उत्तराधिकारी बना। 1742 में कुछ समय के लिए पटना पर अधिकार भी कर लिया। मुनपुर का युद्ध 1748। मुनपुर के युद्ध के बाद सफदरजंग को इलाहाबाद की सूबेदारी मिली। 1748 में अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के दौरान सफदरजंग ने अब्दाली के विरुद्ध युद्ध में मुगलों के साथ भाग लिया। युद्ध के बाद बादशाह अहमद शाह ने उसे वजीर के रूप में नियुक्त किया। इसके साथ ही अवध के नवाबों को नवाब वजीर के नाम से जाना जाने लगा। इस पद पर इस पद पर 1753 तक रहा। अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए 1752 में मराठों से एक करारनामा किया गया। पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 50 लाख रुपए में मराठों ने मुगल साम्राज्य को आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का आश्वासन दिया। मराठों को अजमेर का प्रदेश मिला। मराठों को पंजाब, सिंध तथा दोआब के क्षेत्र से चौथ वसूलने का अधिकार भी दिया गया। सफदरजंग ने ऊंचे पद जो योग्यता अनुसार दिए। उसने शासन के सबसे ऊंचे पद पर हिंदू महाराजा नवाब राय था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने कला, संस्कृति, साहित्य को बढ़ावा दिया। अवध में लखनवी तहजीब इसी के शासनकाल में विकसित हुई। 5 अक्टूबर 1754 को सफदरजंग की मृत्यु हो गई। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है। इसका निर्माण 1754 ईस्वी में सुजाउद्दौला ने करवाया। गुंबद सफेद संगमरमर का बना है। शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसका स्थापत्य हुमायूं के मकबरे के ढांचे पर आधारित था। इसमें 4 अष्टकोणीय मीनारें भी है। इसके पश्चात सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला सफदरजंग का पुत्र था, जो 1754 से 1775 तक अवध का नवाब रहा। इसने शाह आलम द्वितीय को 1759 में इमाद उल मुल्क के विरुद्ध अपने राज्य में शरण दी। यही कारण है कि जब शाह आलम द्वितीय दिल्ली में सिंहासनारूढ़ हुआ तो सुजाउद्दौला को वजीर का पद दिया गया। 1763 ईस्वी में जब मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित होकर आया तो इसने संरक्षण प्रदान किया। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में भाग लिया, किंतु पराजित हुआ। यहाँ से भाग निकला, किंतु 1765 में कर्नल फ्लेचर से काड़ा के युद्ध में पराजित हुआ। क्लाइव ने सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के तहत नवाब इलाहाबाद तथा काड़ा के जिले सम्राट शाह आलम द्वितीय को देगा। सुजाउद्दौला युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए कंपनी को देगा। यह बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर में प्रस्तापित करे। इस संधि के द्वारा अंग्रेज मराठा आक्रमणों से बचने के लिए अवध को बफर स्टेट बनाने में सफल रहे। रैमजे मेयर के अनुसार अवध के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना एक ऐसी निश्चित तिथि थी जो मराठों की भयानक शक्ति के विरुद्ध उपयोग थी। 1773 में बनारस की संधि। 1773 में बनारस की संधि इस संधि के में वॉरेन हेस्टिंग्स व सुजाउद्दौला के बीच यह संधि हुई थी। इससे इलाहाबाद व ककाड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए कंपनी को देने पर वापस मिल गए। नवाब ने आवश्यकता पड़ने पर एक ब्रिगेड के लिए 30,000 रुपए मासिक के स्थान पर 2,10,000 रुपए मासिक देना स्वीकार किया। यदि नवाब कंपनी से रूहेलों के विरुद्ध कंपनी की सेना की सहायता मांगे तो उसे 40 लाख रुपए देना होगा। मराठा आक्रमण के भय के कारण 17 जून 1772 में सर रॉबर्ट बारकर की उपस्थिति में सुजाउद्दौला तथा रुहेलखंड के हाफिज रहमत खां के बीच समझौता हुआ कि मराठों से रक्षा करने के बदले वह सुजाउद्दौला को 40 लाख रुपए देगा। 1773 में मराठों ने रुहेलखंड पर आक्रमण किया, किंतु अवध व कंपनी की सेना के सामने
सामने कंपनी की सेना आने पर मराठे वापस लौट गए। नवाब ने 40 लाख रुपए की मांग की, लेकिन हाफिज रहमत खान ने देने से इनकार कर दिया। सुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के से सहायता मांगी। 1773 की बनारस की संधि के अनुसार अप्रैल 1774 में कर्नल चैंपियन तथा सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना ने मीरनपुर कटरा में युद्ध में हाफिज खान को हराकर मार डाला, रुहेलखंड अवध में सम्मिलित कर दिया तथा 20,000 रुहेले देश से निकाल दिए गए। 1775 में सुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात आसफउद्दौला 1775 से 1797 ईस्वी तक। इसके समय कंपनी के साथ 1775 में फैजाबाद की संधि की गई। फैजाबाद की संधि की प्रमुख शर्तें: नवाब एक अतिरिक्त अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अपने खर्चे पर रखेगा। कंपनी आसफउद्दौला के मंत्रियों की नियुक्ति करेगी। बनारस तथा गाजीपुर का क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। अंग्रेजों ने बनारस का क्षेत्र राजा चेत सिंह को बेच दिया। अब बनारस के जमींदार राजा बलवंत सिंह का पुत्र चेत सिंह 22.5 लाख रुपए सीधे कंपनी को देगा। निजी ब्रिटिश व्यापारियों को अवध में व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। बनारस में चेत सिंह ने 22.5 लाख रुपए नियमित रूप से कंपनी को देना स्वीकार किया। यदि वह नियमित धन देता रहेगा तो उससे अन्य कोई मांग नहीं की जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने और अधिक धन की मांग की तो चेत सिंह वह धन नहीं दे पाया, तो उसको हटाकर उसके स्थान पर अल्पवयस्क भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया। उसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार किया। 1781 में अवध के नवाब ने बकाया 15 लाख रुपए मांगे तो अवध के नवाब ने अपनी वी माताओं, अपने पिता की विधवाओं के कोष पर अधिकार करने की अनुमति मांगी। इससे पहले भी नवाब को अंग्रेजी रेजिडेंट के दबाव डालने पर अपनी विमाताओं से 50 लाख रुपए मिल चुके थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने नवाब की मांग के अनुसार अंग्रेज रेजिडेंट जो अवध में थे, मिस्टर मिल्टन को आदेश दिया कि वह अवध की बेगमों को अपनी सेना के बल पर धन देने के लिए विवश करे। बेगमों ने लगभग 105 लाख रुपए दिए। इस धनराशि से नवाब कंपनी का ऋण चुकाने में सफल हो गया। सर अल्फ्रेड लायल के अनुसार ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में स्त्रियों तथा हिजड़ों से धनकोष छीनने के लिए व्यक्तिगत अत्याचार तथा नवाब को इस तरह के अमानुषिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। यह राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। इसने 1784 में मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा, जिसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं था, का निर्माण करवाया। इसे भूल भुलैया और आसिफ इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। 1797 में आसफउद्दौला की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात वजीर अली 1797-98, यह आसफउद्दौला की अवैध संतान था। इसके पश्चात शहादत अली खान द्वितीय 1798 से लेकर 1814 ईस्वी तक। तत्कालीन गवर्नर सर जॉन शोर ने वजीर अली को हटाकर शहादत अली खान द्वितीय को अवध का नवाब बनाया। इसके बदले में शहादत अली खान ने अंग्रेजों को बहुत सा धन एवं इलाहाबाद का जिला प्रदान किया। इसने 1801 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली, जिसके तहत कंपनी को रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फतेहगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती तथा गोरखपुर जिले मिले, अर्थात आधा अवध राज्य कंपनी को दे दिया गया। सादत अली खान द्वितीय ने अवध के राजा की उपाधि धारण की। सादत अली खान द्वितीय ने क्लॉड मार्टिन द्वारा निर्मित भवन लामटी नियर को 50,000 रुपए में खरीद लिया। इसके पश्चात बनते गाजीउद्दीन हैदर अली खान 1814 से 1827 ईस्वी तक। 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स से प्रभावित होकर स्वयं को अवध का बादशाह घोषित कर लिया। तब से अवध पूर्णतः स्वतंत्र राज्य बना। 70 मंजिल इमारत का निर्माण शुरू करवाया। इसे पूरा नसरुद्दीन हैदर ने किया था। बिशप हेबर ने गाजीउद्दीन हैदर के शासनकाल में 1824-25 में अवध की यात्रा की और अपनी रिपोर्ट में यहाँ के लोगों के उद्यम से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा की।
इसने लिखा कि अवध के अत्याचारों की खबरें सुनने के बाद जब मैंने वहां भूमि को पूरी तरह से जोते हुए देखा तो खुशी से आश्चर्यचकित हो गया था। इसके पश्चात अवध का नवाब बनते हैं नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 1837। फिर मोहम्मद अली शाह छोटा इमामबाड़ा बनवाया था 1837 से 42। अमजद अली खान 1842 से 47 और वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी। 1848 में सलीमैन कर्नल सलीमैन को लखनऊ में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया, किंतु वह अवध के विलय के पक्ष में नहीं था। 1854 में सलीमैन के स्थान पर कर्नल जेम्स आउटरम को भेजा। इसने प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया। वाजिद अली शाह के समय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 3 फरवरी 1856 को अवध का विलय कर लिया गया। अवध विलय के समय कर्नल जेम्स आउटरम यहाँ का रेजिडेंट था। विलय के बाद आउटरम अवध का पहला चीफ कमिश्नर बना। आउटरम के बाद मिस्टर जैक्सन चीफ मिनिस्टर बना। वाजिद अली शाह को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। वाजिद अली शाह कथक नृत्य में निपुण होने के साथ साथ शतरंज का महारथी था। ये ठुमरी संगीत विद्या के जनक माने जाते हैं। वाजिद अली शाह की मृत्यु सितंबर 1887 में कोलकाता में हुई। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति के समय अपने संरक्षण में विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया था। इस प्रकार अवध राज्य का विलय जो अंग्रेजों के साम्राज्य में कर लिया गया। इसके पश्चात अब हम देखते हैं बंगाल का राज्य। बंगाल का राज्य मुर्शिद कुली का यह मूलतः दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था जिसने बाद में इस्लाम ग्रहण कर लिया। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। आरसी मजूमदार के अनुसार औरंगजेब की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। यह बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में इसे बंगाल का नायब बनाया था। 1701 में उड़ीसा, 1704 में बिहार की सूबेदारी भी प्रदान की। अंग्रेजों को विशेष रियायतें प्रदान करने के संदर्भ में मुर्शिद कुली खां व अजी मूसा जो औरंगजेब का पोता था में मतभेद हो गया। इस कारण मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। 1704 ईस्वी में स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना 1717 में मुर्शिद ने की। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य से स्वायत्तता प्राप्त करने वाला पहला राज्य था। 1717 में बंगाल का नाजिब सूबेदार बनाए जाने के कारण उसे उसे दीवान और नाजिम दोनों पद एक साथ संभालने का अभूतपूर्व विशेषाधिकार मिल गया। 1719 ईस्वी में उड़ीसा की सूबेदारी भी सौंप दी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया। छोटे जमींदारों को का उन्मूलन किया। बड़े जमींदारों को प्रोत्साहित किया। बंगाल के अधिकारियों की भूमि को जब्त कर खालसा भूमि का विस्तार किया, जिससे बंगाल का वार्षिक राजस्व 1.5 करोड़ तक बढ़ गया। अब फर्मिगर की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिद कुली खान ने इजारा व्यवस्था ठेकेदारी पर को प्रारंभ किया, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। इन सुधारों के कारण पुराने जमींदारी की जगह नवीन इजारेदारी मुख्यतः व्यापारी माल आ गए। किसानों को तबाकी ऋण, खेती के लिए अग्रिम ऋण भी प्रदान किया। इसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण जमींदार वर्ग का विद्रोह हुआ। पहला विद्रोह भूषणा परगना के सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खान ने किया। तीसरा विद्रोह नजात खान ने किया। इन विद्रोहों के दमन के बाद मुर्शिद कुली खान ने इनकी जिम्मेदारियां रामजीवन नामक व्यक्ति को दे दी। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हुई थी। मुर्शिद कुली खां के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसने अपने नाती सरफराज खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था। मुर्शिद के समय यह उड़ीसा का उप गवर्नर था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद 1727 में सुजाउद्दीन नवाब बना। 1733 में बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने प्रदान की। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का
नायब सूबेदार बनाया 1733 ईस्वी में। इसने बंगाल को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया। यह भी लगातार मुगल दरबार में लगातार राजस्व भेजता रहा। इस पर फतेहचंद, जगत सेठ, आलमचंद और हाजी मुहम्मद खां का अत्यधिक प्रभाव था। सुजाउद्दीन के पश्चात सरफराज खां 1739-40। यह अपने पिता सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद 1739 में बंगाल का नवाब बना। भागीरथी नदी के किनारे इसने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। 1740 में गिरिया या घेरिया के युद्ध में यह अलीवर्दी खान द्वारा पराजित हुआ। इस युद्ध में जगत सेठ, फतेहचंद तथा हाजी अहमद ने अलीवर्दी का साथ दिया। सरफराज खान ने मुगलों को दिया जाने वाले राजस्व में कमी कर दी। इसके पश्चात अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है, जो 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अलीवर्दी खान ने औपचारिक रूप से मुगल बादशाह की कभी अवज्ञा नहीं की, किंतु वह बादशाह का उल्लेख किए बिना सभी नियुक्तियां करने लगा। इसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना व नियुक्तियों के लिए अनुशंसा प्राप्त करना बंद कर दिया। 1741 में उड़ीसा को जीता। 1748 ईस्वी में हम मुस्तफा खान नामक अफगान ने पटना पर कब्जा कर लिया, किंतु अलीवर्दी खान ने इसको पराजित कर पुनः पटना पर अधिकार कर लिया। 1740 से 45 ईस्वी तक अलीवर्दी खान को प्रतिवर्ष मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1751 ईस्वी में रघुजी भोंसले से संधि कर ली, जिसके तहत वह 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ वह उड़ीसा का सूबा मराठों को देगा। बदले में मराठे बंगाल में नहीं आएंगे। अलीवर्दी खां को दिल्ली से महावतजंग की उपाधि मिली। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया। अलीवर्दी खां यूरोपियों को मधुमक्खियों के समान मानता था। उसका कहना था कि यदि यूरोपियन को न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेगी। अलीवर्दी खान ने कहा कि वह अंग्रेजों को बंगाल भूमि से निकाल सकता है, लेकिन समुद्र में आग लग जाएगी। 1756 में जलसोद जलोदर या पेचिश के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खान ने अपनी मृत्यु से पहले ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग तथा सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम ने अलीवर्दी खान के इस दावे को चुनौती दे दी। सिराजुद्दौला 1756-57। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थीं। सिराजुद्दौला सबसे छोटी बेटी का पुत्र था। दूसरी बेटी पूर्णिया के नवाब की पत्नी थी। इसका बेटा शौकत जंग था। तीसरी बेटी घसीटी बेगम थी, जो राजवल्लभ की सहायता से ढाका का शासन चला रही थी। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका दोहित्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के विरोधी पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, चचेरा भाई, सिराज की मौसी घसीटी बेगम व राजवल्लभ शौकत जंग का समर्थन कर रहे थे। ढाका के गवर्नर का सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी खां का बहनोई भी इसका विरोधी था। सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। सिराजुद्दौला व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो अंग्रेजों ने उचित उपहार नहीं दिया। बिना नवाब की अनुमति से कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर ली तथा उसके परकोटे पर तोपें चढ़ा दी। अंग्रेजों ने बंगाल के भगोड़ों को शरण दे दी। भगोड़े कृष्णवल्लभ को शरण देना। फर्रुखसिंह द्वारा दिए गए दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उसके अपने निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग किया जाता था। जब अंग्रेजों ने नवाब की आज्ञा नहीं मानी तो 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इसके बाद 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंचन ने फुल्टा द्वीप पर शरण ली। हॉलवेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाब का सामना किया, किंतु वे अधिकार नहीं कर सके। उसने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा तथा कलकत्ता को मानिक चंद को सौंप दिया। ब्लैक होल काल कोठरी की घटना।
ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना जो 20 जून 1756 को हुई थी। 20 जून 1756 इसमें अंग्रेज बंदियों, जिसमें बच्चे व स्त्रियां भी शामिल थी, एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे का आकार 18 फुट लंबा, 14 फुट 10 इंच चौड़ा था। सिराजुद्दौला ने इस कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद किया, जिसमें सुबह तक केवल 23 अंग्रेज ही जीवित बचे। शेष 123 अंग्रेज गर्मी के घुटन के कारण मारे गए। इस घटना का वर्णन कैदियों कैदियों में से जीवित बचे मिस्टर हॉलवेल ने अपनी एलाइव द वंडर एलाइव द वंडर में किया है। समकालीन इतिहासकार गुलाम मोहम्मद ने अपनी रचना सियार उल मुल्की में इसका उल्लेख तक नहीं किया। ईश्वरी प्रसाद ने भी इस घटना को मनगढ़ंत कहकर नकार दिया। कलकत्ता पर अधिकार का समाचार मद्रास को मिलने पर मद्रास से एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में सेना कलकत्ता भेजी गई। क्लाइव ने नवाब के प्रभारी अधिकारी मानिकचंद को घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 2 जनवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने विवश होकर 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों से अलीनगर की संधि कर ली। मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सभी सुविधाओं को नवाब ने स्वीकार कर लिया। अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते हैं। अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार होगा। नवाब क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपए अंग्रेजों को देगा। अंग्रेजों का दस्तक से जो भी सामान आएगा उस पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सीमाओं में कोई कर नहीं लिया जाएगा। इसके पश्चात 23 मार्च 1757 को अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया। नवाब इससे बहुत नाराज हुआ। अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में निम्न लोगों को शामिल किया। अमीचंद ने षड्यंत्रकारियों व अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, राजवल्लभ जो ढाका के दीवान, सिटी बेगम इसी की सहायता से शासन चलाती थी। मानिकचंद कलकत्ता का प्रभारी, लतीफ का सैन्य अधिकारी, यारलुफ्त का महत्वपूर्ण सामंत, राय दुर्लभ कोषाध्यक्ष, मेहताब राय व सरूत चंद को सिराजुद्दौला द्वारा यातना देने के कारण जगत सेठ नाराज था। मोहतब राय परिवार पोता का सदस्य, चचेरा भाई स्वरूप चंद महाराज की उपाधि अलीवर्दी खान ने दी। 1723 में सम्राट मोहम्मद शाह ने धनकुबेर फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि से विभूषित किया। यह जैन मारवाड़ी व्यवसायी था। 1763 में मीर कासिम ने इसकी हत्या कर दी थी। महाराज नंद कुमार बंगाल का ब्राह्मण था। सिराजुद्दौला के समय यह हुगली का फौजदार था। अंग्रेजों से रिश्वत पाकर इसने अंग्रेजों को चंद्रनगर पर अधिकार करने दिया। जब 1763 ईस्वी में मीर जाफर दोबारा नवाब बना तो उसने नंद कुमार को अपना दीवान बनाया। मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा तो उसने नंद कुमार को दीवान बनाना चाहा, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण मोहम्मद रजा खान के नाम से व्यक्ति को दीवान बनाया गया। हेस्टिंग्स ने नंदकुमार को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिलाया। नंद कुमार ने रजा खां पर गबन का आरोप साबित करने में अंग्रेजों की मदद की, लेकिन हेस्टिंग्स ने नवाब को पुरस्कृत करने के बजाय उसका विरोध ही किया। नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाकर मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से अल्पवयस्क नवाब मुबारिकुद्दौला को संरक्षण बनाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए की घूस ली है। दूसरी तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके सहयोगियों ने 1775 में नंदकुमार पर मुकदमा बना दिया। कमालुद्दीन ने कहा कि नंदकुमार ने दबाव डालकर वॉरेन हेस्टिंग्स व बोरवेल के विरुद्ध हस्ताक्षर करवाए। मोहन प्रसाद ने नंदकुमार के खिलाफ द्विकांत बुलाकी दास के रत्नों को जालसाजी से हड़पने 1770 ईस्वी में हड़पने के खिलाफ कलकत्ता की अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया। एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश था वह वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र था। न्यायालय में नंदकुमार को फांसी की सजा दी गई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को में बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ। यह युद्ध सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ था।
नवाब की तरफ से मीर मदान मोहनलाल के नेतृत्व वाली एक छोटी टुकड़ी ने बहादुरी से मुकाबला किया। कलायू कंपनी के कलायू कंपनी के 65वें नवाब के 5,000 सैनिक मारे गए। इस समय बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक था, जो 1752 से लेकर 1757 तक बंगाल का गवर्नर रहा था। प्रधान सेनापति मीर जाफर के अलावा सिराजुद्दौला की सेना के दो अन्य मुख्य सेनापति यार लुफ्त खां और राय दुर्लभ भी कलायू के साथ मिल चुके थे। नवाब की तरफ से 40-50 फ्रांसीसी सैनिकों ने अपने सेनापति सिनफ्रे के नेतृत्व में इस युद्ध में भाग लिया। युद्ध के दौरान मीर मदान गोली लगने के कारण मारा गया, किंतु मोहनलाल के नेतृत्व में वीरता से लड़ रही सेना को सिराजुद्दौला से सिराजुद्दौला से पूछे बगैर वापस बुला लिया गया। इससे सेना में भगदड़ मच गई। सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय हुई। सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मिरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा 2 जुलाई 1757 को करवाई थी। मीर जाफर की जो सिराजुद्दौला की जो मृत्यु है, यह मीर जाफर के पुत्र मिरन ने करवाई थी और यह करवाई थी मोहम्मद बेग के द्वारा। तो मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की मृत्यु की थी। मोहम्मद बेग को मृत्यु का आदेश मारने का आदेश मिरन ने दिया था। मिरन मीर जाफर का पुत्र था। 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। सिराजुद्दौला मात्र 14 महीने तक ही बंगाल पर शासन कर पाया। और डोडवेल जैसे इतिहासकारों ने सिराजुद्दौला को उत्पीड़क, कातिल, अत्याचारी कहा। नवाब के परिवार की 70 बेगमों को हुगली नदी में डुबोकर मार दिया। केवल सिराजुद्दौला की सुंदर पत्नी लुत्फुलिसा की जान बख्शी गई। मीर जाफर व मिरन दोनों ने उसके पास शादी का प्रस्ताव भिजवाया। पिता और पुत्र दोनों ने, मीर जाफर व मिरन दोनों ने ही उसके पास शादी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसने कहा कि हाथी की सवारी के बाद अब गधे की सवारी का मतलब नहीं। जिसने पहले हाथी की सवारी की हो, वो अब गधे की सवारी करने के लिए सहमत नहीं हो सकती। यह इतिहास प्रसिद्ध कथन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पत्नी लुत्फुन्निसा का था। यदि बात इतनी हो ही गई है, तो चलो जानते हैं कौन थी लुत्फुन्निसा। लुत्फुन्निसा, जिसका मूल नाम राजकुमारी था, एक ब्राह्मण लड़की थी जो सिराजुद्दौला की नानी बेगम शरीफुन्निसा अलीवर्दी खां की पत्नी की सेवा करती थी। सिराज राजकुमारी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। बेगम शरीफुन्निसा ने उसका इसका पालन किया और उन्होंने इसका नाम बदलकर लुत्फुन्निसा बेगम रख दिया। सिराज पहले ही दो पत्नियों से शादी कर चुका था, जिसमें बेगम जेबुनिसा और उमद्दुनिसा बेगम। इस दौरान लुत्फुन्निसा बेगम उसकी प्राथमिक पत्नी बनी। प्लासी के युद्ध के बाद उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराज और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों को हराया था। प्लासी के हार के बाद सिराज मुर्शिदाबाद आता है। 24 जून 1757 को लुत्फुन्निसा और उसकी बेटी के साथ महल से भाग जाता है। उनके साथ एक विश्वस्त किन्नर भी था। उन्हें जल्द ही पकड़ लिया गया और मुर्शिदाबाद वापस लाया गया। नए नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों से मित्रता कर ली। सिराजुद्दौला की 2 जुलाई 1757 को मुर्शिदाबाद में फांसी मोहम्मद बेग के द्वारा हत्या कर दी गई। मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने सिराज के खजाने की खोज के लिए लुत्फुन्निसा पर अत्याचार किए। सिराज की हत्या के तुरंत बाद उसके नाना अलीवर्दी खां के घर की सभी महिलाओं को या तो जहर दे दिया गया या हुगली नदी में डुबो दिया गया। जो लोग बच गए थे जो लोग बच गए थे वे लुत्फुन्निसा और उनकी बेटी थी, जिन्हें 1758 में ढाका में निर्वासित कर दिया और जंजीरा पैलेस में कैद कर दिया। वह 7 साल तक कैद में रही। उस दौरान मीर जाफर और उसके बेटे ने उससे शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। उसने कहते हुए इनकार किया कि पहले हाथी की सवारी करने के बाद मैं अब गधे की सवारी करने के लिए सहमत नहीं हो सकती। हिंदुस्तानी भाषा सही नहीं बोल पाने के कारण सिराजुद्दौला को सर रोजर डोवलेट कहते थे। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। के एम पन्नीकर प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों
बेच डाला। सर जदुनाथ सरकार 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। अल्फ्रेड लायल प्लासी में कलायु की सफलता ने बंगाल में युद्ध व राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। नवीन चंद्र सेन प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अनंत अंधकार में रात्रि आरंभ हो गई। जेबी मालेसन ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा कि कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसके तात्कालिक तथा स्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। ताराचंद प्लासी के युद्ध ने परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया आरंभ की, जिससे भारत का स्वरूप बदल दिया। सदियों से प्रचलित आर्थिक और शासकीय व्यवस्था बदल गई। डॉक्टर दीनानाथ वर्मा प्लासी का युद्ध एक ऐसे विशाल और गहरे षड्यंत्र का प्रदर्शन था जिसमें एक और कुटिल निपुण कुटिल था, दूसरी ओर भोला शिकार युद्ध में अदूरदर्शिता की हार हुई और कुटिलता की जीत। विप्लव दास गुप्ता ने प्लासी के युद्ध की तुलना क्रिकेट में सट्टेबाजी से की है। बंकिम चंद्र चटर्जी के अनुसार बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता बख्तियार खिलजी के कारण खोई थी, न कि प्लासी के कारण। वेंसिटार्ट ने प्लासी का युद्ध अंग्रेजों का अविश्वास वेंसिटार्ट ने प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों का विश्वासघात बताया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने में एक मुख्य नाम आता है व्यापारी अमीचंद का। अमीचंद और वाट्स दो मुख्य एजेंट थे। क्लाइव और नवाब के असंतुष्ट अधिकारियों के मध्य के तो ऐसे में अमीचंद को नवाब के विरुद्ध हो रहे थे सारे षड्यंत्रों की जानकारी थी, जिसका फायदा मिला। अमीचंद ने क्लाइव से यह यह मांग करके कि कोई 30 लाख की राशि और खजाने में एक हिस्सा उसे दे दिया जाए। मजबूरी और हालात को समझते हुए कलायु ने भी हाँ कर दी और दो प्रारूप, लाल प्रारूप जो नकली था और सफेद प्रारूप जो असली था, पर समझौता हस्ताक्षर हुए। लाल प्रारूप अमीचंद को दे दिया गया और सफेद प्रारूप अंग्रेजों ने अपने पास रखा और युद्धोपरांत अमीचंद को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि अंग्रेजों ने लाल प्रारूप को फर्जी बताकर सब कुछ नकार दिया। इस घटनाक्रम के बाद अमीचंद के दोनों बेटे कलकत्ता छोड़कर वाराणसी आ गए और अपने व्यवसाय के बूते अमीर भी हो गए। इनका पोता था हरिश्चंद्र, जिन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। ये कहा करते थे कि मेरे पूर्वजों को यह धन खा गया, अब मैं इस धन को खाऊंगा। भारतेंदु का झुकाव भी अंग्रेजों की तरफ रहा। उनकी सभ्यता उनकी सभ्यता की तारीफ करना हो या विक्टोरिया के दरबार में जन्मदिन और विवाह के अवसर पर गाना लिखना हो, मगर जब हिंदी उर्दू विवाद हुआ तब भारतेंदु अंग्रेजों की आलोचना करने में भी नहीं कतराए। अमीचंद को एक धोखेबाज गद्दार के रूप में याद किया जाता है, वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के बड़े साहित्यकार और राष्ट्रवादी के रूप में याद किया जाता है। प्लासी के युद्ध के पश्चात अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, जो 1757 से लेकर 1760 तक। 20 जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। मीर जाफर ने बंगाल का नवाब बनाया बनाया जाना प्रथम क्रांति कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को निम्न उपहार दिए। अंग्रेजों को 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया, जो कलायु की जागीर के नाम से जानी जाती थी। कलायु को 2,34,000 पौंड तथा 50 लाख रुपए सेना व नाविकों को पुरस्कार के रूप में दिए। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से कलायु को उमरा की उपाधि दिलवाई। बंगाल की समस्त बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को सौंप दी गई। बंगाल में भविष्य में अंग्रेज पदाधिकारियों तथा व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं देनी होगी। मीर जाफिर को कलायु का गिदड़ कहा जाता है। गुलाम हुसैन का कहना है कि पदोन्नति के लिए नवाब की इच्छा नवाब की इच्छा नहीं अपितु केवल अंग्रेजों का समर्थन आवश्यक था। मीर जाफर राय दुर्लभ तथा रामनारायण चौधरी जैसे अधिकारियों को दंडित करना चाहता था, किंतु कलायु ने रोक दिया।
शीघ्र ही मीर जाफर अंग्रेजों से दुखी हो गया तथा डचों का सहारा लिया, लेकिन डच 1759 में वेदरा के युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित हो चुके थे। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों को इतना धन दिया कि उसे महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। कर्नल मेलसेन ने कहा कि मीर जाफर को सोने की बोरी के रूप में प्रयोग करो और जब धन की आवश्यकता हो तो उसमें हाथ डाल दो। आर्थिक अवस्था शोचनीय होने के कारण बंगाल की शासन व्यवस्था बिगड़ गई। इसका उत्तरदायी नवाब को ठहराया गया। कलायू को 1758 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कलायू अब 25 फरवरी 1760 को इंग्लैंड वापस चला गया। मई 1760 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के कार्यवाहक गवर्नर हॉलवेल ने सुझाव दिया कि मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया जाए। 1 जुलाई 1760 को स्थायी गवर्नर वेंसिटाट नियुक्त हुआ। 1760 में मीर मारन की मृत्यु हो गई, जिससे बंगाल में उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई। कंपनी मीर जाफर पर 1760 ईस्वी तक बकाया 25 लाख रुपए चुकाने के लिए दबाव बना रही थी। ऐसी परिस्थितियों में रंगपुर और पूर्णिया का फौजदार तथा मीर जाफर का जमाता मीर कासिम ने अंग्रेजों से 27 सितंबर 1760 ईस्वी को एक संधि की संधि की शर्तें। मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले देना स्वीकार किया। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होगा। मीर कासिम कंपनी को दक्षिण के अभियानों के लिए 5 लाख रुपए देगा। मीर कासिम कंपनी के मित्र अथवा शत्रुओं को अपना मित्र अथवा शत्रु मानेगा। दोनों एक दूसरे के आसामियों को अपने प्रदेश में बसने की अनुमति देंगे। कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा नवाब को सैनिक सहायता देगी। वेंचिटाट तथा एलार्ड 14 अक्टूबर 1760 को मुर्शिदाबाद पहुंचे। अब मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में अपनी गद्दी छोड़ दी। मीर जाफर ने 15,000 रुपए पेंशन में कलकत्ता में रहना उचित समझा। वेंचटाट ने इस सत्ता परिवर्तन को बंगाल में क्रांति की संज्ञा दी। यह बंगाल की दूसरी क्रांति थी। मीर जाफर के पश्चात अब मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। यह अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। इसने नवाबी प्राप्त करने के बाद वेंचटाट को 5 लाख, हॉलवेल को 2,70,000, कर्नल कैनोड को 2 लाख तथा अन्य व्यक्तियों को लगभग 7 लाख रुपए दिया। इस प्रकार कंपनी ने लगभग 17 लाख रुपए प्राप्त किए। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मचाई गई लूट और अत्याचारों के कारण इस काल को ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने खूनी और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग कहा था। मीर कासिम के सुधार। मीर कासिम ने कौन-कौन से सुधार किए? यह राजधानी को मुर्शिदाबाद से वर्तमान बिहार में मुंगेर ले गया। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। 1762 में यह राजधानी परिवर्तन की थी। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें के बनाने की व्यवस्था की गई। सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक आर्मेनियाई गुर्गिन खां तथा एक फ्रांसीसी वॉल्टर रीनहार्ड को, जो समरू के नाम से प्रसिद्ध थे, की नियुक्ति की। एक मुस्लिम अधिकारी तरकी खां से भी सहायता प्राप्त की। समरू समरू जिसे वाल्टर रीनहार्ड के नाम से जाना जाता है, इसने मीर कासिम की सेना में रहते हुए सेना का आधुनिकीकरण किया। यह फ्रांस का रहने वाला था। 1763 में जब मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, तब इसकी सलाह पर ही मीर कासिम ने उस दिन समस्त अंग्रेजों का कत्ल कर दिया था। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से पटना में मिलकर बंगाल के नवाब के पद का अनुमोदन करवा लिया। इससे पहले अंग्रेज मेजर कॉर्नेट की सहायता से शाह आलम द्वितीय को पटना के निकट पराजित किया। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देखकर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। इस फरमान में यह उल्लेख था कि नवाब को ही सब मामलों में निर्णय करने का अधिकार होगा।
तब मीर कासिम ने यह कदम उठाया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को भी मिलने लगा। पहले यह लाभ 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा कंपनी को ही मिलता था। दस्तक निःशुल्क व्यापार पत्र मुंगेर समझौता 1762 ईस्वी में मीर कासिम व वेंसिटाट वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक अन्य अंग्रेज अधिकारी के बीच नवाब ने अंग्रेजों को आंतरिक व्यापार में भागीदार बनाना स्वीकार कर लिया। इस शर्त पर कि वे वस्तुओं के क्रय विक्रय पर 9% कर दे तथा नवाब को ही दस्तक देने का अधिकार होगा। कंपनी मीर कासिम के विरुद्ध हो गई। पटना पर अंग्रेज अधिकारी एलिस ने आक्रमण किया किंतु पराजित हो गई। जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया। जुलाई 1763 में मीर कासिम व अंग्रेजों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम मेजर एडम्स से कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती, उधवा नाला के युद्धों में पराजित हुआ और पराजित होकर पटना पहुंच गया। पटना हत्याकांड 1763 ईस्वी में यहाँ पर गिरफ्तार 148 अंग्रेज कैदियों को, जिसमें एलिस भी शामिल था, मीर कासिम ने मौत के घाट उतार दिया। मीर कासिम ने इन बंदियों की हत्या के औचित्य के संबंध में अपनी भावना प्रकट करते हुए कहा कि यदि मैं अंग्रेजों के हाथों पड़ जाऊं तो वे मुझे जीवित नहीं रहने देंगे। मैं अपना राज्य खो रहा हूं, किंतु फिर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे शत्रुओं को मेरे पतन में कोई सुख नहीं होगा। मीर कासिम दिसंबर 1763 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला की शरण में पहुंचा और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर यहाँ एक गठबंधन बनाया। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर बिहार के आरा जिले में है। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम वर्सेज हेक्टर मुनरो के मध्य यह युद्ध हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को पराजित किया। युद्ध शुरू होने से पहले ही अवध की सेना से असद खां शाहमल रोहतास का सूबेदार था और जैनुल आबदीन को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया। इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंचेटार था। बक्सर के युद्ध में प्रारंभ में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कॉर्नक ने किया था। बाद में निर्णायक स्थिति में इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने छल कपट से जीता, किंतु अब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने अपने कुशल नेतृत्व से जीता था। सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली। मीर कासिम भाग गया। 1777 में दिल्ली के पास इसकी मृत्यु हो गई। बक्सर विजय से अंग्रेजी सत्ता सर्वोच्च रूप में स्थापित हुई। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली, अवध का नवाब उनका आभारी और मुगल सम्राट उनका पेंशनर बन गया था। बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों की भारतीयों पर सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध हुई। रॉबर्ट्स के अनुसार प्लासी की अपेक्षा बक्सर के युद्ध को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना अधिक उपयुक्त था। बक्सर के युद्ध में प्लासी के अधूरे कार्य किए गए। वी.ए. स्मिथ। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही होता है। सर स्टीफन तदुनाथ सरकार ने कहा कि प्लासी युद्ध एक धोखा था, जबकि बक्सर युद्ध अंग्रेजों ने रण कौशल से जीता। बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपापात्र बन गया। बक्सर के युद्ध के बाद प्रशासनिक व राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए क्लाइव को भारत भेजा गया, जो मई 1765 में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। क्लाइव ने कूटनीतिक दृष्टि रखते हुए अवध प्रांत को सुजाउद्दौला को वापस सौंपने का निर्णय लिया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ क्लाइव ने संधि की। इन संधियों के तहत अवध के नवाब से
कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीनकर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए गए। शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप दिए। अवध में एक ब्रिटिश सेना रखना तय हुआ, जिसका खर्च अवध के नवाब को सहन करना था, तथा नवाब आवश्यकता के समय अंग्रेजों को आर्थिक तथा सैनिक सहायता देने के लिए तैयार हो गया। अंग्रेजों ने यहाँ पर अवध को बफर स्टेट के तौर पर काम लिया। यहीं से घेरे की नीति की शुरुआत मानी जाती है। इसके पश्चात अवध का नवाब बनता है नजमुद्दौला 1765 से 66, एक साल तक। फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को वेंचटाट ने बंगाल का नवाब बनाया। इसको मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षण में नवाब बनाया गया। नजमुद्दौला को नवाब बनाते समय अंग्रेजों ने बंगाल की सुरक्षा के लिए सेना नियुक्त की, जिसके लिए नवाब को 5 लाख रुपए देने थे। इसने मोहम्मद रजा को अपना नायब बनाया। कुछ समय बाद 53 लाख की वार्षिक पेंशन देकर कलायू ने बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली। मई 1765 में कलायू दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। सैफुद्दौला 1766 से 1770, इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की समस्त जिम्मेदारी अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों ने अब नवाब की पेंशन घटाकर 12 लाख रुपए वार्षिक कर दी थी। इसके पश्चात मुबारक उद दौला 1770 से 75 ईस्वी, यह बंगाल का अंतिम नवाब था। इसकी वार्षिक पेंशन घटाकर 10 लाख रुपए कर दी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1775 ईस्वी में नवाब के पद के अंत की घोषणा कर दी थी। एलिजा इम्पे ने मुबारक उद दौला को फैंटम बेताल की संज्ञा प्रदान की। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक। मुगल काल में प्रांतों में दो अधिकारी थे, सूबेदार और दीवान। सूबेदार इसका कार्य निजामत अर्थात पुलिस व कानून व्यवस्था बनाए रखना था। कंपनी ने 53 लाख रुपए के बदले बंगाल के नवाब से निजामत का कार्यभार ले लिया। दूसरा दीवान, इसका कार्य राजस्व वसूली करना था। कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक में शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार भी ले लिया। द्वैध शासन में कंपनी दीवानी व निजामत का कार्य भारतीयों से कराती थी, लेकिन वास्तविक शक्तियां कंपनी के पास होती थी। इसी समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके पास कर वसूली के लिए मशीनरी व क्षमता नहीं थी, और साथ ही भारतीयों के विरोध का भय था। फ्रांसीसी, डच तथा डेन विदेश कंपनियां सुगमता से कंपनी की सूबेदारी को स्वीकार नहीं करेगी, और जबकि कंपनी के आदेश वे मान लेंगे। अंग्रेजों के पास ऐसे प्रशिक्षित अधिकारियों का अभाव था जो शासन का भार संभाल ले। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस समस्त प्रदेश को लेने के पक्ष में नहीं थे। प्रदेश के स्थान पर धन में अधिक रुचि। यदि बंगाल की सत्ता हाथ में ले ली जाती तो ब्रिटिश संसद भी कार्य में हस्तक्षेप कर सकती थी। इन सब कारणों से द्वैध शासन लागू किया। कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में राजा सिताब राय को, उड़ीसा में दुर्लभ राय को उप दीवान नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम का कार्य भी करते थे। द्वैध शासन का जनक लियोनस कर्टियस था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था 1765 में कलायू ने लागू की थी। द्वैध शासन में दो शासक थे, कंपनी और नवाब। कंपनी के पास अधिकार व शक्तियां थे, किंतु उत्तरदायित्व नहीं थे, जबकि नवाब के पास उत्तरदायित्व थे, किंतु अधिकार नहीं थे। इसी कारण डोडवेल ने बंगाल में द्वैध शासन को अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के बीच तलाक कहा था। द्वैध शासन के परिणाम: प्रशासन ठप हो गया, कृषि का विनाश हो गया, व्यापार वाणिज्य नष्ट हो गया, उद्योग व दक्षता का ह्रास हो गया, नैतिक पतन हुआ। द्वैध शासन के परिणामस्वरूप बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तीनों प्रांतों में 30 लाख स्टर्लिंग पाउंड वार्षिक के राजस्व वसूली का काम सीधे कंपनी के अधिकारियों की मुट्ठी में आ गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। सरदार के एम पणिकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं के राज्य की स्थापना की। 12 फरवरी 1858 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर
सर जॉर्ज कॉर्नल लेविस ने कहा कि मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूं कि 1765 से 85 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार में किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। बियर ने लिखा कि यह देश जो कड़े स्वैच्छाचारी शासकों के अधीन भी हरा भरा तथा लहलहाता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ हो गया है, जिससे से प्रत्येक अंग्रेज को दुख होगा। कलायु ने बंगाल के लिए कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कलायु ने बंगाल के लिए कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, शोषण का जैसा दृश्य बंगाल में था, अब वैसा अन्य कहीं नहीं था। इसी समय 1765 में कर्मचारियों को नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कलायु ने व्यापार समिति सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाई। हैदराबाद का राज्य बंगाल के पश्चात हैदराबाद का राज्य या दक्कन के निजाम। दक्कन में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकलीज खान था। इसके पूर्वज समरकंद के निवासी थे। इसका मूल नाम मीर कमरुद्दीन सिद्दी था। औरंगजेब ने इसको चिनकलीज खान की उपाधि प्रदान की। 1713 में इसने फर्रुखसियर का समर्थन किया। फर्रुखसियर ने इसे खानखाना और निजामुल मुल्क बहादुर फतेहजंग की उपाधि के साथ दक्कन के 6 सूबों का गवर्नर बना दिया। सैयद बंधु ने 1715 में इसे दक्कन से हटाकर मालवा भेज दिया। सैयद बंधु के पतन में मुख्य भूमिका निभाने के चलते वह फरवरी 1722 में मुगल साम्राज्य का वजीर बना, किंतु मुगल दरबार के षड्यंत्रों और मोहम्मद शाह रंगीला की आक्रामकता से दुखी होकर 1723 में दक्कन चला गया। दक्षिण जाने के बावजूद वह मुगल सम्राट के प्रति लगातार निष्ठावान बना रहा और उसने नादिर शाह द्वारा दिल्ली का सम्राट बनाए जाने की पेशकश ठुकरा दी। सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जहां तथा वकील उल मुल्क की उपाधियां प्रदान की। 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आसफजाई वंश की स्थापना की। सक्कर खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को हुआ। यह युद्ध मुबारिज खां व निजामुल मुल्क के मध्य हुआ, जिसमें निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने इसको दक्कन का वायसराय घोषित कर निजाम उल मुल्क के विरुद्ध भेजा। सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी तथा आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने 1725 ईस्वी में एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान बनाया। पालखेड़ा का युद्ध 28 फरवरी 1728 को निजाम व मराठों के मध्य हुआ। पालखेड़ा के युद्ध में निजाम मराठों से पराजित हुआ और उसे 6 मार्च 1728 को मुंगी सेवगांव की संधि करनी पड़ी। इस संधि की शर्तें निजाम ने साहू को चौथ तथा सरदेश मुखी देना स्वीकार किया। निजाम ने संभाजी द्वितीय की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उन्हें पन्हाला दुर्ग भेज दिया। अपने द्वारा विजित मराठा प्रदेशों तथा कैदियों को छोड़ना स्वीकार कर लिया। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। निजाम उल मुल्क ने अपने उत्तराधिकारियों को सलाह दी कि अपनी जिंदगी खेमों में गुजारो, क्योंकि यही बेहतरीन प्रशासनिक तरीका है। नासिर जंग 1748 से 1750 ईस्वी। मुजफ्फर जंग मुजफ्फर जंग 1750-51 कर्नाटक के चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सहायता से नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग की 1751 में मृत्यु हुई थी। डुप्ले ने बुस्सी को हैदराबाद में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया। सलावत जंग 1751 से 60। निजाम अली 1760 से 1803 ईस्वी। हैदराबाद प्रथम भारतीय राज्य था जिसने 1798 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की। सन 1800 ईस्वी में दोबारा सहायक संधि की। हैदराबाद ने 2 बार सहायक संधि की थी। मराठा माधवराव प्रथम ने 1763 में निजाम अली को पराजित किया और निजाम के साथ राक्षस भुवन की संधि की। माधव राव नारायण ने 1795 में खारदा या खुर्दा के युद्ध में निजाम को पराजित किया। इस युद्ध में निजाम ने महिला सैन्य टुकड़ी का प्रयोग किया था। सिकंदर शाह 1803 से 1829। निसार उद दौला 1827 से 1857। इसने 1853 ईस्वी में डलहौजी को बरार का क्षेत्र दे दिया।
क्योंकि हैदराबाद अंग्रेजों के अंग्रेजों के ऋण की बकाया राशि नहीं चुका पाया था। 1857 के विद्रोह को दबाने में इसके दीवान सालार जंग ने अंग्रेजों को बहुत मदद की थी। अफजल उद दौला 1857 से लेकर 1869 तक, अल महावत अली खां 1869 से 1911 तक, उस्मान अली खां 1911 से 1948 तक भारत की आजादी के समय हैदराबाद का निजाम था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जब निजाम ने हैदराबाद का अविलय नहीं किया तो पाकिस्तान की सहायता से भारत से लड़ने को तैयार हुआ। 13 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने एल एड्रूज के अधीन ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय किया। 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। हैदराबाद के पश्चात रुहेलखंड, रोहिलों की प्रथम हिंदुस्तानी बस्ती कटेहर थी, जो बाद में रुहेलखंड कहलाया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बड़ी संख्या में अफगानों के झुंड भारत पहुंचकर दिल्ली, आगरा और अवध इलाहाबाद के बीच के प्रदेश बस गए। बड़ी संख्या में रुहेलों के बस जाने के कारण कटिहार की बस्ती शीघ्र ही रुहेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में रुहेलखंड रोहिला जनजाति के नाम पर महाभारत काल में जाना जाता था, जो मध्य प्रदेश गंगा घाटी के आसपास का क्षेत्र था। इसकी स्थापना एक अफगान वीर दाऊद और उसके पुत्र मोहम्मद अली खान ने की थी। अली मुहम्मद ने 1727 में मुगल बादशाह के प्रतिनिधि खासा सारा को पराजित किया। वे नवाब की उपाधि धारण की। अली मुहम्मद को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1739 में रुहेलखंड की स्वतंत्रता की मान्यता दी। यह राज्य उत्तर में कुमायूं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैला था। इसकी प्रारंभिक राजधानी आंवला या बरेली थी, बाद में राजधानी रामपुर हो गई। 1773 में बनारस की संधि के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध को रुहेलखंड के विरुद्ध विरुद्ध सहायता दी। अप्रैल 1774 ईस्वी में हम मीरनपुर कटरा के युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां मारा गया। रुहेलखंड को अवध में शामिल किया गया। फर्रुखाबाद अब बंगस पठान, मोहम्मद खां बंगस नामक एक अफगान ने अलीगढ़ तथा कानपुर के बीच के अफगानों को एकत्रित कर 1714 ईस्वी में फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना की। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के समय 1728 ईस्वी में बुंदेलखंड के शासक महाराणा छत्रसाल ने मराठों की सहायता से बंगस राज्य पर अधिकार कर लिया। केरल 18वीं शताब्दी में केरल छोटे-छोटे अनेक सामंतों के बीच बंटा हुआ था, जिसमें कालीकट, चिक्कल, कोचीन, त्रावणकोर प्रमुख थे। कालीकट के राजा की उपाधि जमोरिन थी। मार्तंड वर्मा 23 वर्ष की आयु में 1729 में त्रावणकोर के सिंहासन पर बैठा। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा व डचों के बीच 10 अगस्त 1741 को कोलाचेल की लड़ाई हुई, जिसमें मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित किया। कोलाचल में मार्तंड वर्मा ने एक विजय स्तंभ की स्थापना की। त्रावणकोर एशिया का पहला राज्य था जिसने मार्तंड वर्मा के शासन में एक औपनिवेशिक यूरोपियों को हराया। मार्तंड वर्मा की राजधानी पद्मनाभपुरम थी। मार्तंड वर्मा ने समकालीन सामंतों को पराजित कर राज्य का विस्तार कन्याकुमारी से कोचीन तक कर लिया। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम 1795 संस्कृत विद्वानों का प्रसिद्ध केंद्र था। राम वर्मा को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। 18वीं शताब्दी में केरल में कथकली नृत्य का विकास हुआ। केरल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। तो यह था आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, नए स्वतंत्र राज्यों का उदय। इसके पश्चात अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आंग्ल पंजाब संघर्ष और आंग्ल मैसूर संघर्ष। सेकंड और थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर आंग्ल पंजाब संघर्ष, थर्ड चैप्टर आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।